नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि हर तरफ चर्चा है, इंडिया गठबंधन में क्या वाकई कोई दरार आ गई है? क्या अब इंडिया गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा? क्या कुछ नेताओं के आंतरिक झगड़े ने एक बनते हुए गठबंधन को तोड़ दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के बयान या उनकी भविष्यवाणियां अब सही साबित होने वाली हैं? आज की बातचीत इस पर करने वाले हैं। कौन सी वो बातें हैं जिनके आधार पर ये दरार वाली बात आज सामने आने लगी? शुरू कहां से हुआ खेल? किसने बयान दिया? किसके खिलाफ? क्यों? फिर किसने किसकी प्रतिक्रिया में क्या कहा? और उसके बाद आगे चलते हुए क्या क्या बोला गया? क्या क्या कहा गया? बात बनी क्यों नहीं? क्या बात बनने के रास्ते बंद हो चुके हैं या अभी भी गुंजाइश है? इस पूरी कवायद पर आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की मूल वजह क्या है। आज पूरे मीडिया घराने में इस बात पर चर्चा है कि इंडिया गठबंधन अब टूटने वाला है, अब टूटा कि तब टूटा। इस तरह की कवायद मीडिया में चल रही है और इसके पीछे की वजह कुछ बयान हैं, कुछ बयानात हैं सियासतदानों के। और सियासत में ये होता रहता है। थोड़ा सा पृष्ठभूमि पर गौर करें, फिर विश्लेषण करेंगे कि क्यों, किन किन बयानों के चलते क्या क्या खाई दिख रही है, और अंत में थोड़ा इसका विश्लेषण करना चाहेंगे कि कहाँ चूक हुई या कहाँ कहाँ अभी भी चूक होती जा रही है और कैसे इसे रोका जा सकता है। शुरुआत में पहले ये सोचते हैं, 2014 का चुनाव आया, पूरे देश में ऐसा माहौल प्रायोजित तरीके से बना दिया गया कि भाई अब तो देश में सत्ता बदलनी है। 70 साल और 60 साल उन्हें दिए, 60 महीने हमें दे दो। नया एक प्रोजेक्ट आया, नई इवेंट बनने लगे, चुनाव हुआ और जैसे लगा कि नरेंद्र मोदी की लहर आई और निश्चित रूप से एक प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई। 60 महीने मांगे थे उन्होंने 60 साल के एवज में, तो 60 महीने जनता ने उन्हें दे दिए। 19 का चुनाव आया, जनता हिसाब पूछने लगी, 60 महीने में क्या क्या किया, कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है 15 लाख, ये 14 वाला वादा था, भूले तो नहीं ना आप? ये सब हिसाब मांगने लगे, अच्छे दिन कहाँ है, स्मार्ट सिटी कहाँ है, स्मार्ट गांव कहाँ है, बुलेट ट्रेन का, बहुत सारे वादे। और ऐसा माहौल बनने लगा कि यह सब लगता है 2019 में ही सत्ता बदल जाएगी। और उधर 2018 में कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीत गई थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों में जीत गई थी, कई और राज्यों में जीत रही थी। तो ऐसा, और सब अलग अलग लड़ रहे थे। लेकिन बीच में कुछ और गतिविधियां आई, पुलवामा हुआ और सारी चीजें हुई, और भारतीय जनता पार्टी अब उससे ज्यादा बहुमत से सरकार बना लेती है 19 में। 2023 चल रहा है और 2024 का चुनाव अब चंद महीनों की दहलीज पार खड़ा है। और 24 के चुनाव के पहले तमाम क्षेत्रीय दलों को यह खतरा दिखने लगा कि भाई अब तो ऐसा लगता है कि जमहूरियत ही खतरे में। कैसे? और यह बात कांग्रेस को भी समझ में आने लगी, थोड़ा बाद में ही सही लेकिन आने लगी। कैसे? चुनी हुई सरकार कांग्रेस की गिरा दी गई। कहां? मध्य प्रदेश, विधायक टूट गए। वो नेता जो राहुल गांधी के दोस्त बोले जाते थे, उनको बीजेपी उठा ले गई। जिनको जिनको कहती थी चक्की पीसिंग पीसिंग, उनको तोड़ ले गई। महाराष्ट्र में देखेंगे, दो दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां भीतर से तोड़ दी गई, खत्म करने की कोशिश, सरकार गिरा दी, सरकार बना ली। सारी कवायद इतनी तेज, जो नेता झुका नहीं, तेजस्वी यादव ने कहना शुरू कर दिया, भाई ये ईडी सीबीआई को बहुत दिक्कत होती है पटना आने जाने में, तो मैं अपने घर में एक कमरा देता हूं, यहीं रह जाओ, ये इतना परेशान करने वाले। तमाम नेताओं के ऊपर छानबीन, ईडी सीबीआई, घोटाला, ये वो, फर्जी मुकदमे। तो सबको एक बात समझ में आने लगी कि अगर यही रहा
और अलग अलग रहे तो बचेगा कोई नहीं, सब सब मारे जाएंगे। कांग्रेस को ये बात समझने में आई होगी कि भाई हम 60 साल में बने हैं, 150 साल की पार्टी, 125 साल की पार्टी, तो वो थोड़ा बाद में खत्म होंगे, क्षेत्रीय दल पहले खत्म होंगे, लेकिन दोनों को समझ में आया। और खासकर इसमें मैं एक शख्स को बहुत महत्वपूर्ण मानूंगा, और उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक जो नया अवतार हुआ, स्पष्ट विजन, बेबाक तेवर, मुद्दों पर क्लियरिटी, चाहे वो महिला आरक्षण, कोटा विद इन कोटा हो, जाति जनगणना हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा का सवाल हो, किसान का सवाल हो, मजदूर का सवाल हो, राहुल गांधी ने एक नए ढंग से कांग्रेस को शेप किया। शानदार नेतृत्व, जिसे हजारों करोड़ रुपए देकर के पप्पू बनाया गया, अब उस नेता ने अपना एक नया क्रिएशन पैदा किया, तो सबको समझ में आया। और उस बीच में एक घटना, एक बड़ी घटना, लालू यादव का बिहार में मौजूद होना, नीतीश कुमार और लालू यादव का एक साथ आना, और नीतीश कुमार की पहल होना, सारे लोगों से बात करना। आपको याद होगा शुरुआत हुई थी नीतीश कुमार के काम से। नीतीश और तेजस्वी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की, सबको एक फोरम पर लाने की शुरुआत की, और पहली बैठक तमाम विपक्षी दलों की एकजुटता की बिहार में होती है। और वहां से एक नया अध्याय 2024 के चुनाव के पहले बनना शुरू हुआ। वहां बहुत सारे फैसले लिए गए, खूबसूरत तस्वीरें आई, साझेपन की एक तस्वीर आई, उम्मीदों की तस्वीरें आई कि जो बीजेपी के शासन से त्रस्त है, जो संविधान बचाना चाहता है, मुल्क से मोहब्बत करता है, वो सारे मिलकर इस मुल्क को बचाएंगे। कारवां आगे बढ़ा, बंगलौर की बैठक हुई, और वहां से थोड़ा थोड़ा सा कुछ सुगबुगाहट शुरू हुई। नीतीश कुमार, अखिलेश, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखे। खैर फिर भी सब चलता रहा, किसी ने कोई बयान ऐसा नहीं दिया कि कोई खटपट दिखे। मुंबई तक, बंगलौर, फिर मुंबई की बैठक, और नए नए स्लोगन, इंडिया अलायंस, INDIA, एक उम्मीदों का नाम, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, सपनों का एक नया पैगाम। और सब में मिल करके, साझापन के साथ, सबने एक सबकी तारीफ की, साझा तस्वीरें, साझा फोटो, सब कुछ साझा। और वहां से कुछ निर्णय ऐसे ठोस लिए गए जिसने इंडिया गठबंधन को उड़ान दे दी, ऐसी उड़ान कि विपक्षी सत्ताधारी दल उसे चुभने लगा। जहां वो चोट करना चाह रहा था इंडिया गठबंधन, पहली चोट तो वहीं हो गई थी जब प्रधानमंत्री तक को बयान देना पड़ा, गृह मंत्री उतर आए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उतर आए कि इंडिया गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन है, ये सारे लुटेरे एक हो गए, सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए, सारे परिवारवादी एक हो गए। और लोग धड़ाधड़ तस्वीर निकालने लगे कि परिवारवाद में कोई बीजेपी का ढंग का नेता ऐसा नहीं होगा जिसका बेटा बेटी उसी के साथ राजनीति में ना हो। घिर गए, भ्रष्टाचार के एक से एक सबूत देने लगे। यानी सटीक जगह पर विपक्षी दलों की गठबंधन ने चोट की। घमंडिया गठबंधन कहना पड़ा प्रधानमंत्री को, गिरना पड़ा। प्रधानमंत्री की भाषा गिरती जाती है, उनकी एक्टिंग, उनकी भाषा। इससे एक मैसेज गया कि इंडिया अलायंस की एकजुटता ने सत्ताधारी दल को ठीक ठाक बेचैन कर दिया, यहां तक बेचैन कर दिया कि इंडिया नाम इस देश का न रहे, इसकी कोशिशें होने लगी। बदल दो नाम, रिपब्लिक ऑफ भारत करके इनविटेशन G20 के देश के नेताओं को भेजा गया। संविधान से हटा दिया जाए, इस पर लेख लिखे जाने लगे गए। एनसीईआरटी किताबों से इंडिया नाम हटा दिया गया, सिलेबस बदलने लगे। फिर ईडी सीबीआई अपने काम पर फिर से लग गई। जाओ भाई ईडी सीबीआई, जरा इन लोगों को फिर से कमजोर करो कि बिखर जाएं, टूट जाएं। और दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं की भविष्यवाणी, राजनीतिक भविष्यवाणी, ये सब आपस में लड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे। आज शायद उस दिशा में इंडिया गठबंधन जाने लगा। और यहां वो बात है जिसका विश्लेषण इस देश के हर नागरिक को करना होगा। देखिए, एक बात क्लियर है कि कोई भी क्षेत्रीय दल हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनका कोई, आप ये कहें कि बिना स्वार्थ के ये लोग एकजुट हो गए तो ये गलत है। सबका स्वार्थ है, क्षेत्रीय दलों का अपना स्वार्थ है, कांग्रेस पार्टी का अपना स्वार्थ है, राष्ट्रीय दलों का अपना स्वार्थ है। टकराव होना था, हुआ। शुरुआत कहां से हुई? मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से।
अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की तरफ से बुलावा गया कि अच्छा भाई कुछ सीटें ले लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, कितने चाहिए? अच्छा भाई 6 चाहिए। अच्छा कितना, कहां, कैसे, कब, क्यों? पूरी बातचीत हुई। और अखिलेश यादव की माने तो रात के 1 बजे तक कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बात करते रहे और अगले दिन सूची जारी कर दिया। अच्छा भाई, किसी क्षेत्रीय दल के खिलाफ आप जाकर के जब ये करेंगे और जो वहां पर 8-8 विधायक एक समय में जीता रहा हो, तो आपके सूची जारी करने के बाद वो अपना कैंडिडेट तो उतारेगा। कैंडिडेट उतारा उन्होंने, प्रचार करने जाने लगे। फिर एक प्रदेश वक्त करवट बदलता है कैसे, देखिए करवट 2-3 जगह बदली गई। एक करवट विधानसभा चुनाव का आना था, दूसरी करवट वक्त ने बदली उत्तर प्रदेश में अजय लल्लू जैसा एक शानदार नेता भी कांग्रेस पार्टी ने उसे प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया, लंबे समय से हटा दिया। किसी को और बनाया था, वो भी नहीं जुड़े, पॉपुलर नहीं हुए। अजय राय को बनाया गया, एक ऐसा चेहरा जो त्रिपंड लगा रहता है सामने, क्लियर एकदम विजन है, और उनके बयानात आने शुरू हुए। अखिलेश यादव ने नाराजगी जाहिर कर दी तो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर, बात बिगड़ती चली गई। बयान के बयान, उन्होंने अखिलेश यादव के पिताजी पर टिप्पणी कर दी, अखिलेश यादव चिरकुट बोल गए। फिर अखिलेश यादव एक दिन आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि टॉप लीडरशिप से बात हुई है, अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, चुनाव तो हम विधानसभा में लड़ेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि हम लोग इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए है, विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं, तो हम लड़ेंगे। और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि ये प्रदेश अध्यक्ष टाइप के नेताओं को तो कम से कम चुप करा दो, जो जो उन्होंने बयान देना था। आप अजय राय के आप जितने बयान मीडिया में आप पिछले 1-1.5 महीने के देखिए, जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, और जरा 2 सूची बना लीजिए, बीजेपी के खिलाफ दिए गए बयान और सपा के खिलाफ दिए गए बयान, बस। और मैं कुछ नहीं कह रहा, दोनों बयान को देख लीजिए, तराजू बनाइए, बीजेपी पर कितना हमला किया, सपा पर कितना हमला किया। और सपा इंडिया गठबंधन की इनकी एलाई पार्टनर है, और उसके बाद दोनों की तरफ से हम 80 पर लड़ेंगे, वो बोले हम 80 पर लड़ेंगे, हम पीडीए पर लड़ेंगे। और उसके बाद कमलनाथ का वो बयान, ये कौन है अखिलेश वखिलेश। कल्पना करिए कि आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के चेहरा हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और दूसरे प्रदेश के एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रह चुका है उसके लिए आप राजनीति में ये बयान देते हैं। ये सवाल, इस सवाल पर विचार करिए, क्या राजनीति में ऐसी हल्की टिप्पणी की जा सकती है? अखिलेश यादव ने भी गलत टिप्पणी की, चिरकुट नहीं किसी को बोलना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष को भी तो चुप होना चाहिए। जितना अधिकार कांग्रेस पार्टी को 24 के चुनाव के पहले अपना संगठन मजबूत करने का है, उतना अधिकार क्षेत्रीय दलों को अपनी पार्टी मजबूत करने का नहीं है क्या? तो क्षेत्रीय दल लड़ गए चुनाव। दूसरी तरफ यहां से फिर देखिए पूरा मामला, और आज सूत्र आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी नाराज है अखिलेश के बयान से। ये नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी नाराज है अजय राय के बयान से, कि यार एक तो सहयोगी दल को बुलाया था, बैठक की थी, सीट नहीं दिया, वो चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे खिलाफ बोलेंगे क्योंकि चुनाव हमारे खिलाफ लड़ रहे, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे। दिग्विजय सिंह तक कह रहे हैं कि वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं, तो अजय राय को भी तो कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम क्यों बोल रहे, क्योंकि वो तुम्हारे प्रदेश की पार्टी है, क्योंकि अजय राय को भी बोलने को छूट दी है। और अखिलेश यादव, अब मामला अखिलेश यादव से आगे बढ़ गया कि अरविंद केजरीवाल इस सीन में आ गए। अरविंद केजरीवाल पर आज उसी अजय राय ने कहा कि ये बी टीम है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी कई राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग से लड़ रही है, क्योंकि तो कोई होना नहीं था। अच्छा, कोई वहां चुनाव लड़ने जाएगा तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ अगर बोले न, तो गलत कैसे हो गया? मान लीजिए छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो वहां तो कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कोई चुनाव लड़ेगा तो वहां तो कांग्रेस की सरकार है, और अलायंस आपका विधानसभा में है नहीं। और आपका उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष ये बोल दे कि अरविंद केजरीवाल तो बी टीम है। अब इसके बाद क्या आप लगता है कि कोई रिश्ता बनेगा? बिगड़ेगा ही ना। उमर अब्दुल्ला ने वहां बोला कि इसमें सब कुछ ठीक नहीं है, क्या उमर अब्दुल्ला को भी अब यही कहा जाएगा कि सी टीम है? जयंत चौधरी ने कहा कि अगर अखिलेश यादव नाराज हैं तो उनकी नाराजगी की भी वजह होंगी, और कांग्रेस पार्टी को एकोमोडेट कर लेना चाहिए था। जितने क्षेत्रीय दल हैं उनको साथ लेते तो एक अच्छा मैसेज जाता और हमारा अलायंस मजबूत होता। ये कौन बोल रहा है? जयंत चौधरी, वो डी टीम है। अच्छा, ई टीम कौन है? नीतीश कुमार। जिस नीतीश कुमार ने इस पूरे अलायंस को जोड़ने, सबको एक मंच पर लाने और सबको साथ आने की कोशिश की शुरुआत की,
जिस नीतीश कुमार ने यह तक बयान दिया कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, सारे एकजुट हो जाएं, सब लड़े मिलकर देश बचाएं, संविधान बचाएं, जिस नीतीश कुमार ने यह बयान दिया कि अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मशगूल है, मतलब लगी हुई है, उसे गठबंधन में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आइए उस बात पर, अगला सवाल, अगली बातचीत। इन सारी नाराजगियों में इसका मतलब आप तो समझ गए होंगे, कोई एक नेता कोई अखिलेश यादव को विलेन बना दे, केजरीवाल, अरे किसको किसको विलेन बनाएंगे? इसका मतलब अगर सब तरफ नाराजगी है और कांग्रेस से नाराजगी है तो सवाल तो कांग्रेस पर उठेगा। ठीक है, अब दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, याद करिए मुंबई की बैठक के बाद कुछ घोषणाएं हुई थी। उन घोषणाओं में क्या क्या हुआ था? पहली, इसका नाम इंडिया रखा जाएगा, कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाई गई थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या क्या बनाई गई कि एक कैंपेन कमेटी होगी, एक मीडिया कमेटी होगी, एक सोशल मीडिया कमेटी होगी, और इन सारी कमेटियों के जरिए ये कोशिश की जाएगी कि सब मिल करके अब आगे की योजना बनाएंगे। और उनकी बैठकें हुई, और एक बड़ी दिलचस्प बैठक जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, शरद पवार के दिल्ली आवास पर एक बैठक हुई साझा कोऑर्डिनेशन कमेटी की। सारे लोग उसके बाद आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया कि हमने ये निर्णय लिया है 14 एंकरों को बैन करेंगे। अब तीन तीन केवल पॉइंट उठा रहा हूं। 14 एंकरों को बैन करेंगे, हालांकि इसको तीसरे पॉइंट पर रखिए, दूसरे पॉइंट पर रखिए, सीटों के समझौते पर हम क्षेत्रीय दलों से बात करके समझौता जल्दी जल्दी कर लेंगे और क्षेत्रीय दलों के तालमेल से हम सीटें बंटवारा कर लेंगे। और एक तीसरा फैसला, पहला कि अक्टूबर के महीने से भोपाल से हम ज्वाइंट साझा रैली शुरू करेंगे, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पर। जाति जनगणना भी उस सहमति बन गई थी। ये सारा कुछ तय हुआ। अब इसका जवाब शुरू करिए। अगर सीटों पर बंटवारे के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ बात होनी थी तो विधानसभा चुनाव में सारे क्षेत्रीय दलों को आप नाराज कर देंगे, तो तालमेल की बात कैसे होगी और अब तक क्यों नहीं हुई? सवाल नंबर 2, साझा रैली जो भोपाल में अक्टूबर के महीने में होने की घोषणा की गई थी, सार्वजनिक घोषणा पूरे देश के सामने, वो रैली क्यों नहीं हुई? क्या इसका जवाब कहीं से आया? क्या इसका कोई जवाब दिया गया? क्यों रैली नहीं हुई? क्या यह सच नहीं है कि कमलनाथ ने इस रैली को करने से इनकार कर दिया कि हम चुनाव करेंगे? यानी मध्य प्रदेश का चुनाव इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए गए निर्णय से भारी है, और एक व्यक्ति ने निर्णय किया कि हमारे यहां नहीं होगी, नहीं हुई। कहीं और हो जाती, महाराष्ट्र में कर लेते, कहीं नहीं किया। कोऑर्डिनेशन कमेटी में तो कुछ नाम है ना, अगर वो नाम इंडिया गठबंधन की बैठक में काम करते और बाकी पूरी पार्टी विधानसभा के चुनाव लड़ती, तो क्या ये दोनों संभव नहीं था? क्यों ये सारा गठबंधन का काम रोक दिया गया? नीतीश कुमार ने यही सवाल पूछा। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग अगर चुनाव प्रचार में न जाकर कुछ बैठक कर लेते, कुछ रणनीति बनाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तो क्या उससे फायदा बीजेपी कांग्रेस का नुकसान हो जाता? अब एक और सवाल, ये 14 एंकरों को बैन किया गया था, उसमें नविका कुमार हैं, और नविका कुमार को मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ मध्य प्रदेश में अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर घुमा रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे। तो इंडिया गठबंधन ने लिए गए निर्णय का कौन विरोध कर रहा? इसका सवाल का जवाब कौन देगा? वो रैली क्यों कैंसिल हुई पता है? क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम उसका स्वागत करने के लिए कमलनाथ को जाना था, इसलिए इंडिया गठबंधन की साझा रैली में उनको नहीं समय था। क्या इसका सवाल का जवाब कांग्रेस से नहीं पूछा जाना चाहिए? अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव जीत गई थी। अगर 2023 में भी जीत जाए, क्या नया बदल जाएगा? आप कहेंगे 19 में पुलवामा था, तो आपको क्यों लगता है कि इस बार कोई कुछ और नहीं होगा? कहां से पता चला आपको? अरे वो बीजेपी है, चुनाव जीतने के लिए क्या करेगी? 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन, और रोज कमलनाथ बयान देते रहते थे हमने ताला खुलवाया। अरे भाई ये मुद्दा नहीं है, ताला खुलवाया, ये किया, वो किया। वोट देखिए, हिंदू जो बनकर देगा ना वो बीजेपी को देगा, कांग्रेस को नहीं देने वाला। जनेऊ दिखा के भी राहुल गांधी को वोट नहीं मिला। तो अगर कांग्रेस पार्टी को
इंडिया एयरलाइंस को चलाना है तो इन सारे सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। और इसलिए इस पूरे दरार की मूल वजह कांग्रेस को बताई जा रही है, क्योंकि उसके मूल में एक बात यह भी रहती है कि ये क्षेत्रीय दल तो हमारा वोट लेकर के पार्टियां बना ले गए, सरकार बनाते हैं, चलाते हैं। जैसे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव कांग्रेस पॉलिटिक्स से खड़े हुए, तो इनको लगता है कि ओबीसी और मुसलमान सपा से हमारी तरफ आ जाएं, इसलिए अखिलेश यादव को इतना हमला करो कि जब वो हमला करे तो उनको किनारे कर दो। बसपा ऑलरेडी कमजोर हो रही, तो बसपा को थोड़ी देर के लिए ले लो ताकि मुसलमान वोट 24 में मिल जाए, ताकि 27 में यूपी में कांग्रेस की सरकार बन जाए। क्योंकि हम तो 24 में मान लो दिल्ली में नहीं भी जीते तो 29 में जीत जाएंगे, क्षेत्रीय दल कमजोर हो जाए। और यही आरोप नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी सबके हैं। और ये है असली वजह, और इस वजह के केंद्र में है कांग्रेस पार्टी। आज की तारीख में मेरा मानना है कि इस पूरे विवाद को रोकने और सुलझाने का जिम्मा 3 लोगों को उठाना चाहिए: सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी। और इन तीनों को आपातकालीन बैठक बुलाकर नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, तेजस्वी, अरविंद केजरीवाल, जयंत चौधरी, इन सब, उमर अब्दुल्ला, सबको बुलाकर बिठाएं। खाइयां इतनी न बढ़ने दें कि विधानसभा चुनाव के बाद जो आप कह रहे हैं कि 28 नवंबर से हम सीट बंटवारे पर बैठेंगे, वहां बैठ ही न पाए। और दिल छोटा करके अगर इस तरह के अलायंस में आप अजय राय को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप क्षेत्रीय दल, अच्छा क्यों नहीं क्षेत्रीय दल चुनाव लड़ेंगे जब आपका अलायंस नहीं है? और चुनाव लड़ेंगे तो बयानबाजी होगी, और बयानबाजी होगी तो आप सबको ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम कर रहे हैं। ऐसे कैसे गठबंधन चलेगा? इसका मतलब ये है कि कुछ लोग इस चुनावों को इस रूप में देखते हैं कि हम जीते न जीते, ये नहीं जीत जाना चाहिए। वो एक किस्सा है ना, एक आदमी को वरदान दिया कि जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन तुमसे ज्यादा पड़ोसी को दुगना मिल जाएगा। उसने कहा मेरी एक आंख फूट जाए। समझदार को इशारा काफी। इसलिए इस देश की जमहूरियत मजबूत हुई है क्षेत्रीय दलों से। राष्ट्रीय दल तो कांग्रेस बीजेपी, तो यही तो केजरीवाल ने कहा, ये दोनों लड़ते रहते थे, एक बार इनको, इनसे नाराज होकर उनको, उनसे नाराज होकर इनको। क्यों बना कांशीराम का एक बड़ा आंदोलन? कहां से आए नीतीश कुमार, लालू यादव? कहां से आए अरविंद केजरीवाल? कहां से आई ममता बनर्जी? कहां से आई डीएमके? या इन सबको खत्म नहीं किया जा सकता? कांग्रेस पार्टी को यह बात समझ लेनी होगी। और 250 सीटें ऐसी हैं जिस पर 1 to 1 बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है। 250 में से 150 आप जीत सकते हैं, लेकिन सबको साथ लेकर। आपको वो नहीं दिखता। और सारे बुद्धिजीवी जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक बुद्धिजीवी, वो कहते हैं सारा त्याग कांग्रेस ही करे। अरे भाई, सारा फायदा किसने लिया इतना दिन तक? और आपकी तो कई राज्यों में सरकारें हैं, क्षेत्रीय दल तो अपने क्षेत्र में है, और उनमें से कई तो विपक्ष में है। वो अपनी पार्टी न मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी मजबूत कर ले। ये सारा खेल पूरा परिदृश्य का है, और ये बहुत स्वाभाविक है। आलोचना होनी चाहिए, लोकतंत्र में आलोचना सकारात्मक ढंग से चीजों को देखने का नजरिया भी देती है, गलतियों को सुधारने का मौका देती है, और अभी भी वो मौका बचा हुआ है जिससे ये गलतियां सुधारी जा सकें। क्योंकि अगर 24 में सत्ता बदलाव नहीं आया तो ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, ये सब कितना आगे जाएगा, जेल में जाने वालों की तादाद कितनी बढ़ेगी, फर्जी मुकदमे कितने बढ़ेंगे। और संविधान बदलने की बात तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कर चुके हैं, और सब कुछ लुट गया। तो क्या जवाब देंगे आने वाली पीढ़ियों को कि हम आपस में लड़ते रहे? चुनाव आप अलग अलग लड़ोगे तो सपा का नुकसान होगा, आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा, जेडीयू का नुकसान होगा, तेजस्वी का नुकसान होगा, कांग्रेस का थोड़ा कम नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इस देश की जमहूरियत का होगा। इसलिए चालाकियों को परे रखकर, क्योंकि चालाकियां सबको समझ में आती हैं, इनको परे रख करके अगर वाकई देश से मोहब्बत होगी, संविधान से मोहब्बत होगी, तो सबको अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा और बीच का रास्ता मिलाकर सबको एक होना होगा। वरना बीजेपी माहिर है इस तरह के खेल में फायदा लेने के लिए। आपका क्या मानना है इस पूरे विश्लेषण पर? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए 4 PM। फिर मिलूंगा किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।